नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। बात हाईकोर्ट की आगामी परीक्षा के लिए, जो कि बहुत नज़दीक आ गई है, निरंतर आप प्रश्नों का अभ्यास कर रहे होंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी कमियां दूर होंगी और परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आज क्विज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लाइव इस प्रश्न के पूरे समूह को हल करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये पेड क्विज वाला ग्रुप है और यहाँ एक मामूली शुल्क पे आप ढेर सारा अभ्यास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इन 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मतलब यूपी का कौन सा जिला ऐसा है जो कि उत्तराखंड के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा के साथ भी करता है और हिमाचल के साथ भी करता है। आप देख कर बताएं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सहारनपुर हो जाएगा। इसमें जो विकल्प दिए हैं आप देख रहे हैं, हमने चुना इसे। इसके बाद सेकंड वाले को देखिए। लखनऊ की सीमा किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? प्रदेश की राजधानी है तो इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया। बलिया को टच नहीं करती है, बाराबंकी को नहीं छूती है, उन्नाव को कि हरदोई को? देखकर बताइए। विकल्प आसान है, आप आराम से इसमें पहचान सकते हैं। बाकी बाराबंकी, उन्नाव और हरदोई वो उसी साइड है, लेकिन बलिया जो है ये पूर्वी हिस्सा है, तो फिर इसमें ये वाला नहीं हो सकता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पे सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? वैसे तो कहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, कहाँ कम हो जाएगी, आज के समय में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जिस रफ्तार में हो रहा है, जहाँ पहले वर्षा नहीं होती थी, कम होती थी, वहाँ पर बहुतायत हो गई है। जहाँ पहले बहुतायत वर्षा होती थी वहाँ कमी देखी गई है। तो वो अस्थिरता तो है ही है, लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में कहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है ज़रा बताइए। तो मथुरा, झांसी, ललितपुर और बांदा, इसमें एरिया वाइज आप देख लीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? मथुरा। इसके बाद 4th क्वेश्चन को देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें कौन सी पोजीशन पे अपना यूपी है, जरा बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला, अभी सबसे कम वर्षा वाला पूछा गया था, अभी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जिला नहीं पूछा जा रहा है, क्षेत्र आपको बताना है। मतलब ज्योग्राफिकल रीजन पूछा गया है। तो तराई रीजन जो है वो ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, या ईस्ट गंगा प्लेन ऐसा है, या फिर मिडिल गंगा प्लेन, या वेस्ट गंगा प्लेन? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तराई क्षेत्र। नाम से स्पष्ट है, यहाँ तरी होती है, यानी हमेशा यहाँ पानी की उपस्थिति रहती है, तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है। तराई क्षेत्र को चुना। इसके बाद 6वें क्वेश्चन को देखिए। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, और ये जो 6th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले वाले को देखिए। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, ये आप देखकर बताइए। पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 हो जाएगा। इसके बाद 8वें क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8th क्वेश्चन को आपने देखा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए। जनगणना 2011। अब ये सेंसस जो है ना, ये पिछला वाला ही चल रहा है। अभी जब लेटेस्ट आएगा तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम के लिए यही बेनिफिशियल है। तो जनगणना 2011 के हिसाब से कुल जो कार्यशील जनसंख्या है, मतलब जो कार्य करने में सक्षम है और कार्य करती है, तो ऐसी आबादी में से कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं? कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, आप जानते ही हैं। तो कृषि में बहुत सारे लोग संलग्न हैं, जिसको कोई काम धंधा नहीं मिलता है, वो अंत में खेती करने लगता है, कम से कम पेट तो भर ही जाएगा। तो ये स्थिति, और एक किसान अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। तो फिलहाल कृषि क्षेत्र में कितने लोग संलग्न हैं बताइए, कितने प्रतिशत कार्यशील आबादी में से? करेक्ट आंसर क्या होगा? 59.3। और ये सेंसस 2011 का रिकॉर्ड है। तो इस बार जब डाटा आएगा तो आप देखिएगा कि कृषि में कार्यरत लोगों की संख्या में कमी आएगी। ये जो प्राइमरी सेक्टर है ना, इसका हाल बदहाल है, जबकि ये सबसे ठोस आधार होता है। कृषि किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ठोस आधार होता है, और अपने यहाँ इसी में कमी, जो रुचि की कमी है, वो देखी जा रही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। कोई खेती करना नहीं चाहता, लोग मजबूरी में करते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा नहीं रह गया है, पहले की तरह से फ़ायदा नहीं रह गया है, और किसानों का शोषण भी बहुत ज़्यादा होता है।
जलोढ़ मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? एलुवियल सॉयल। वैसे तो ये ऐसी मिट्टी होती है कि नदियों की बाढ़ के पानी से आती है, नई परत इसमें हर साल बन जाती है बाढ़ के सहारे, तो ये उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उर्वर होती है, दाने ऐसे छींट दीजिए और फसल उगाएगी, ये स्थिति होती है। तो फास्फोरस की इसमें प्रचुरता होती है, या फिर चूना या पोटाश ज़्यादा होता है, चूना और पोटाश की मात्रा, या जैविक तत्व जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, या फिर नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? चूना और पोटाश इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये पीछे की बात हो रही है, मतलब चोल चेर पांड्यों का जो समय था साउथ इंडिया वाले रीजन में, तो उनकी बात की जा रही है। उसमें से किसके पास सबसे प्रबल नौसेना थी, यानी जल सेना से वो संपन्न था? तो ये चोल थे, चालुक्य थे, होलसेय थे, और एक और इसमें दिया हुआ है पांड्य। तो आप बताएं। 11th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? चोल। ये सबसे ज़्यादा उस समय प्रतापी हुआ करते थे और इनके पास एक बहुत ही सशक्त नौसेना भी थी। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घर में स्थापित किए थे? बुंदेलों के यहाँ किए थे, कछवाहों के यहाँ किए थे? जोधाबाई कहाँ की थी? ये कछवाहा राजा की ही पुत्री थी। इसके अलावा राठौर भी दिया है राजपूतों की वंशावली में, और सिसोदिया। तो इसमें आप देखें, बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कछवाहा राजा भारमल की बेटी थी जोधाबाई, हरकाबाई उनका नाम था और बाद में जोधाबाई पड़ जाता है। उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। आगे बढ़े, देखें। सिसोदिया जो है ये राणा प्रताप के वंश वाले राजपूत हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो बताइए। तो सिंपल है, सिकंदर लोदी, खिज्र खां और फिरोज शाह तुगलक बहलोल लोदी। अब इसमें देखें आप, करेक्ट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी आगरा शहर की स्थापना। इसके बाद 14वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत आता है। असल में 1919 में जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, 1919 वाला, तो उस समय ये तय किया जाता है कि भाई ये जो रिफॉर्म लाया गया है, ये जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 वाला, इसकी ग्रोथ कैसी है, ये कैसी तरक्की करता है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या सार्थकता दिख रही है। इसकी समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक कमीशन गठित किया जाएगा, लेकिन 10 साल से पहले ही साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। 7 सदस्यीय ये आयोग था और सारे सदस्य अंग्रेज थे, मतलब यूरोपीय थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और बात यहाँ भारतीयों की थी, भारतीयों के मामले पर बहस करने के लिए कमीशन बनाया गया था। तो इसमें बहिष्कार का मुख्य कारण भी वही था। मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे, यही सबसे असंतोषजनक बात थी और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी और न सुनती ही है। ऐसा नहीं है कि विरोध होता है तो सरकार सुन लेती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइमन कमीशन की जो संस्तुति थी उसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला आता है, और 1935 के ही जो आर्टिकल हैं उनमें से ज़्यादातर हमने उठा के अपने निजी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखे हैं। तो अंग्रेजों का ढांचा अभी भी विदा नहीं हुआ है। इसके बाद 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये सब जो शब्द हैं ये कौन से धर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं? सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप बताएं। बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी या जैनिज्म, या नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। तो नॉन ऑफ दीज की नौबत ही नहीं आएगी। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र वाला फंडा किसका है? ये बुद्धिज्म का है। बुद्धिज्म का है कि जैन धर्म का है? अब इसमें जरा कन्फ्यूजन है, बताइए। त्रिरत्न का जो सिद्धांत है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा, जैनिज्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के बहुत निकटतम थे, मतलब समकालीन थे, गौतम बुद्ध और महावीर। जैन धर्म तो बहुत पुराना है, उसकी जो उत्पत्ति है वो बहुत पहले ऋषभ देव के समय से हो चुकी है, लेकिन प्रोपिगेशन का जो असली काम था, धर्म जब तक प्रोपिगेट नहीं होता तब तक उसे कोई जानता नहीं। तो प्रोपिगेशन का काम जो है वो महावीर स्वामी के ही ज़माने में स्टार्ट होता है, यानी वही बुद्ध के ही समकालीन ये सब कुछ चलता है। तो काफ़ी चीज़ें आपस में मिलती जुलती आपको दिखाई देंगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए। 16वें प्रश्न में पूछा गया है कि हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें किसकी शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसने लाई थी? ये अंग्रेज लाते हैं, तो ये अंग्रेज़ों की ही शिक्षा की बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ जो विकल्प दिया है उसको आप देखिए, बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया जाता है, या फिर आप देखें, यहाँ देखिए, उच्च शिक्षा पर बल दिया जाता है, प्राथमिक शिक्षा, या फिर टेक्निकल नॉलेज पर बल दिया जाता है। इसमें देखकर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। और प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है तो कैसा जोर दिया जाता है कि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाए वो अंग्रेजी माध्यम में हो, यानी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से उन्हें शिक्षित किया जाए। क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, यानी पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास वाले, इनकी कच्ची उम्र होती है, इन्हें ढालना आसान होता है। तो अंग्रेज अगर इनके दिमाग में अपनी अंग्रेजियत भर देंगे, यानी मानसिकता भर देंगे, तो इन्हें दिमागी तौर पर गुलाम बनाना आसान होगा। बड़े वाले तो सुनेंगे नहीं, छोटे वाले जरूर सुनेंगे। तो मानसिक गुलाम। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो खुशी खुशी नहीं दी थी, मजबूरी थी। बक्सर का युद्ध हार गए थे
और अब कोई रोकने वाला अंग्रेज़ों को था नहीं। तो ये काम किसने किया था? फ़र्रुखशियर ने किया था कि शाह आलम प्रथम ने, कि शाह आलम द्वितीय ने, कि अहमद शाह ने? बताइए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत बार इसे पढ़ चुके होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? शाह आलम द्वितीय। अच्छा ये बताइए, शाह आलम द्वितीय ये तो इसका सम्राट बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद जो असली नाम है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका बचपन का नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय तो इसका बचपन का नाम नहीं था। बचपन में इसको किस नाम से पुकारते थे? आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और पूरा दीवानी का अधिकार जो है, मतलब कर वसूली का अधिकार और पूरा शासन का अधिकार, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 18वें प्रश्न में पूछा गया, बहिष्कृत भारत को किसने शुरू किया था? और हाँ, ये मराठी भाषा का पाक्षिक है, पाक्षिक पत्र है। तो बताइए, B.R. अम्बेडकर ने शुरू किया था, कि बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर विनायक दामोदर सावरकर? इसमें जो ऑप्शन दिए हैं आप देखें, करेक्ट आंसर क्या होगा? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और करेक्ट आंसर इसका ए वाला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो अब इसमें आपको डेट पता होनी चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा है, और क्रिप्स मिशन है। अगर तारीखें आप जानते हैं, और तारीख जानना इतना इसमें असंभव काम भी नहीं है, क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं। तो बताइए, गांधी जी से जुड़ा हुआ सब कुछ है, और क्रिप्स मिशन जो है ये विदेशियों का है, मतलब अंग्रेज़ों का है। तो कौन सी घटना इसमें सबसे पहले हुई थी? बताइए, सविनय अवज्ञा दिया है और व्यक्तिगत, इसमें दो ऑप्शन तो छट जाते हैं। ध्यान से अगर आप देखें, थोड़ा बुद्धिमानी से इसे अटेम्प्ट करेंगे तो भारत छोड़ो और क्रिप्स जो है ये बाहर हो जाता है, बचता है सविनय अवज्ञा और व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब इसमें से आप बताइए कौन सा पहले हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा 1930 ये सबसे पहले हुआ था, और बाकी चीज़ें जैसे 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सविनय अवज्ञा के बाद ही तो गांधी इरविन समझौता होता है, और गांधी इरविन समझौता के बाद जो सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है उसमें गांधी जी जाने के लिए राजी होते हैं, लेकिन लौट कर आते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, तो फिर अपना वाला जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसको स्टार्ट कर देते हैं, सविनय अवज्ञा का सेकेंड फेज, तो वो बाद वाला है। फिलहाल 20वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि बच्चों के शोषण से जुड़ा हुआ है, मतलब बच्चों का शोषण रोकने से जुड़ा हुआ है। इसमें आप बताएं 16वां है, 18वां है, 20वां है कि 24वां है? सब मौलिक अधिकार वाले आर्टिकल हैं, आप देख ही रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 24 है, ये भाग रहा इधर, ये रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 21 को देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य, मतलब कौन सा एक राज्य विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये कौन सा है भाई? हिमाचल है, केरला है? थोड़ा सा बारीक क्वेश्चन है। या फिर तमिलनाडु है, या इसमें से कोई नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका डी हो जाएगा, इसमें से तो कोई नहीं है, इसे हमने चुना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी बत्ती जला लीजिए, देखिए क्यों नहीं है। पहले ये प्रावधान जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में था, लेकिन आप जानते ही हैं कि विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है, तो वहाँ से काम ही खत्म हो गया, तो किसी राज्य के पास नहीं। प्रश्न संख्या अगले को देखिए, 23वें को। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी है? आप सोच रहे होंगे कि 21वां क्वेश्चन कहाँ गया, तो 21वां इसमें से निकल के लास्ट वाले, मतलब सबसे आखिर में आपको दिखाई देगा। तो भूवैज्ञानिक कालानुक्रम जो है उसके हिसाब से अगर देखें तो कौन सी संरचना सबसे पुरानी है? अरावली का पूर्वी घाट, मतलब अरावली पर्वतमाला जो है वो सबसे पुरानी है। ईस्टर्न घाट, अब यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, देखिए ईस्टर्न घाट जो है वो अरावली के साथ चिपक गया है, इसको आप अलग कर लीजिए। ठीक है, अभी अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, या फिर और इसमें नाम दिए हुए हैं हिमालय। तो हिमालय तो आप जानते हैं कि युवा पर्वत है, युवा वलित पर्वत है, अभी भी बन रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। बाकी अरावली जो है ये बहुत पुराना है, मतलब पहले एक ज़माने में ये वलित हुआ करता था, वलित पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन होता था, लेकिन अभी के समय में ये घिस चुका है, तो अवशिष्ट पर्वत के तौर पे ये बचा हुआ है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का ए हो जाएगा, अरावली। ये जो पूर्वी घाट है ना, इसको मत समझिएगा, पूर्वी घाट तो दक्कन ट्रैप और जो प्लेटू है उसका पार्ट है। इसके बाद 24 को देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? अब इसमें ध्यान से देखिएगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। देखकर बताइए 24 करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 24 को आपने देखा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल को चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, 13 ताली भी कहा जाता है, किस राज्य का है बताइए? लोक नृत्य है, तो केरल का है, तमिलनाडु का है, MP का है, या फिर राजस्थान का है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, राजस्थान का है 13 ताली। और इसकी विशेषता क्या है जरा बताइए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, कारागम। ये कारागम भी एक तरह का लोक नृत्य है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, कौन से राज्य से? तो यहाँ कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स के नाम दिए, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र है और कर्नाटका है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा, ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है।
इसके बाद 28वें क्वेश्चन में कहा गया कि क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं, रीजनल काउंसिल, वो गठित हुई हैं किसके द्वारा? मतलब संविधान ने गठित किया है, या जो पार्लियामेंट्री लॉ होते हैं उनके द्वारा इनको गठित किया गया है, या गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के द्वारा इसको गठित किया गया है, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद इसको गठित की है? इसमें से कौन सा विकल्प होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसदीय कानून। ये जो क्षेत्रीय परिषद होती है, ये संसदीय कानून के माध्यम से गठित की गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखिए। प्रश्न संख्या 29, भारत की संचित निधि से धन का निर्गम, इस पर किसका कंट्रोल होता है? मतलब पैसा निकलता है तो वो किसके नियंत्रण में होता है? ये ऑथोराइज मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है, मतलब एक अधिकृत मंत्री इसके लिए होता है, फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है, या फिर जो महालेखा परीक्षक है, मतलब कैग जिसे आप कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसके कंट्रोल में होता है, या फिर ये इसमें से किसी के कंट्रोल में नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर तो डी ही होगा। ठीक है, इसमें से तो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, यहाँ आप देखें, असल में इस पर किसका कंट्रोल होता है? भारत की संसद का। इसके बाद 30वें प्रश्न को देखिए, उसके बाद हम 21वां देखेंगे। लाभ का पद जो होता है, लाभ का पद यानी यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, 30वां। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है, ये डिफाइन किया गया है, किसके द्वारा इसकी डिफिनीशन दी गई है? संविधान के द्वारा दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, या फिर संघीय मंत्रिपरिषद ने दी है, या संसद ने दी है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। ये संसद के द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, और इसके बाद 21वां प्रश्न जो बीच में से गायब हो गया था उसको देखिए। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ये प्रेसिडेंट को है, प्राइम मिनिस्टर को है, या कोई भी हाई कोर्ट ले सकता है? और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास ये राइट होता है। तो यहाँ तक हमने इस क्विज को हल किया है, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आपको परीक्षा पर्यंत मिलते रहेंगे। अगर आप लाइव इन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं और खुद से यहाँ पर गुब्बारे फोड़ने का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बेहतर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।